सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान पर केंद्रित है, लेकिन वह बयान भारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। कल व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के एक समारोह को संबोधित किए। तमाम विषयों पर उन्होंने खुलकर बोला, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारत को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खुले मन से बोला। उन्होंने भारत की प्रशंसा की और भारत की प्रशंसा करते करते वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने भारत को इस बात के लिए सराहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है। वह पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आता है। जो उसके देश के लिए बेहतर है वह फैसले ले पाने का दम नरेंद्र मोदी रखते हैं। उन्होंने केवल अपने संदर्भ में इस बात को नहीं कहा, बल्कि भारत की दूसरी नीतियों को लेकर भी टिप्पणी की। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी मेक इन इंडिया को लेकर थी। उन्होंने मेक इन इंडिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह नीति नैतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से सराहनीय है। उनका मानना है कि इस नीति के चलते हुए आने वाला समय भारत का रहने वाला है। भारत के साथ अपने रिश्तों को भी उन्होंने याद किया। भारत के साथ दशकों का जो रूस का संबंध है उसको याद किया और साथ ही उम्मीद जताई कि भारत के साथ रूस के संबंध आने वाले समय में भी और प्रगाढ़ रहेंगे। मामला केवल इतना नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। इससे कुछ दिन पहले जब समरकंद में एक सम्मेलन हुआ था, उस दौरान यह खबर सुर्खियों में आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध के संदर्भ में खरी खरी सुना दी थी। उस समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह सदी युद्ध की नहीं है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साहस की उस समय पर तमाम पश्चिमी देशों ने भी सराहना की थी। मामला तो यहां तक गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुली तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सराहा था। तो आशय ये कि दुनिया के तमाम देशों के नेता, जो चाहे इस तरफ है या उस तरफ है, भारत और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस समय से उनके विदेश दौरे चर्चाओं के केंद्र में थे। देश के अंदर इन यात्राओं को लेकर तमाम सवाल उठते थे। विपक्षी नेताओं के निशाने पर नरेंद्र मोदी रहते थे। माना जाता था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शायद विश्व पर्यटन के लिए ही सत्तासीन हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय की टिप्पणियां बता रही हैं कि उस समय की गई मेहनत आज अपना रंग बिखेर रही है। क्या इस सराहना को हमें केवल और केवल व्लादिमीर पुतिन के अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखना चाहिए, या हमें अपने आप में इस बात पर गर्वित होना चाहिए कि किसी समय पर ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत, जिसका उल्लेख पुतिन ने भी किया, आज अपने आप को इतना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना चुका है कि हर देश भारत की भूमिका को लेकर टिप्पणी कर रहा है और सकारात्मक टिप्पणी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि इसके मायने क्या है, इसके पहलू क्या है, और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि जो कुछ न्याय संगत है उसे कहने के लिए सभी समय उपयुक्त समय है। सोफोक्लिस के द्वारा जो यह बात कही गई थी, इसी बात को हमें व्लादिमीर पुतिन या अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की टिप्पणियों के संदर्भ में जहन में रखना चाहिए कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो इसी समय सही है या वह हर समय के लिए सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में वर्तमान में नंद कुमार साय जी मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम पदों पर रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत और विदेश मामलों के जानकार मंजीव पुरी साहब भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए खासतौर पर समाजवादी चिंतक बेहद सम्माननीय रघु ठाकुर जी भी खासतौर पर मौजूद है, और साथ ही निष्पक्ष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर चर्चा की शुरुआत हम मंजीव पुरी साहब से करेंगे। मंजीव पुरी साहब विदेश मामलों के जानकार हैं। व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणियों को हमें एक सामान्य तौर पर देखना चाहिए पुरी साहब, या इसके व्यापक मायने हैं जिसे आप जैसे विशेषज्ञ से हमें समझना चाहिए? थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे क्या कुछ कहा है पुतिन ने? अपने स्वार्थों के तहत कहा है या हमारे वजूद को, हमारे जो वर्तमान में औरा बना है उसको स्वीकारा है? किस रूप में देखें हम इन टिप्पणियों को? हिमांशु जी नमस्कार जी। टिप्पणियों को इस तरह तो देखना ही पड़ेगा कि व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा
वो अपने स्वार्थ के लिए कहा। G20 की समिट होने वाली है इंडोनेशिया में 15-16 नवंबर, और जी वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये रशिया को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद हम G20 के मेंबरशिप लेंगे। लेकिन साथ ही साथ लेट्स बी वेरी क्लियर, जी व्लादिमीर पुतिन ने इतना भारत के बारे में क्यों कहा और जी किसी देश के बारे में क्यों नहीं कहा? जी एक तो बात ठीक है कि हम लोग इस समय सिक्योरिटी काउंसिल पे सर्व कर रहे हैं और दिसंबर तक वहां सर्व करेंगे। उसके बाद G20 की मेंबरशिप हमारे पास है। लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रही? क्योंकि भारत दुनिया में अब बिल्कुल क्लियरली दर्शाया जा रहा कि हम नॉट ओनली वर्ल्ड की जिसको कहते हैं लार्जेस्ट सोसाइटी है, बट 4-5 सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत है। साथ साथ हम ये जो यूक्रेन का युद्ध है इसके बाद हमने वेस्टर्न सैंक्शंस को नहीं अप्लाई किया। हमने रशिया से फर्टिलाइजर खरीदा, उन्होंने इस चीज के बारे में भी कहा। हमने ऑयल खरीदा वहां से। तो स्वार्थ तो है ही है, लेकिन स्वीकृति है कि भारत एक इंपॉर्टेंट देश, क्योंकि स्वार्थ के कारण तो और भी कई चीजें वो कर सकते थे, लेकिन भारत की स्वीकृति, ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये माननी पड़ेगी कि रूस के प्रेसिडेंट ने भारत को और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। उनकी चाहे अपना स्वार्थ क्यों ना हो, लेकिन भारत की उभरती हुई पोजीशन को ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि भारत को रिकॉग्नाइज करने में उनका स्वार्थ ज्यादा बेटर, जिसको कहते हैं उसका स्वार्थ सीधा होता है, मच बेटर उसमें रहता है। इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, और भारत की उभरती हुई जो एबिलिटीज है वगैरह ये बिल्कुल क्लियर है। इसी कारण दूसरे लोग भी हमको रेफर करते हैं, ये भी हमें रेफर पर करते मैं मंजीपुरी साहब एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। जब मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में चीज़ें देख रहा था तो उसमें एक खबर मेरी स्क्रीन पर आई, और वो ये आई कि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति 2022 को जारी किया है, और उस रणनीति के अंतर्गत भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है। चीन के संदर्भ में भय जताते हुए ये कहा है कि भारत के साथ हम अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। यह थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। इधर पुतिन भी भारत के संदर्भ में है, इधर अमेरिका भी भारत के संदर्भ में। ये खेल क्या है, थोड़ा समझाइए ना। या ये खेल हमेशा ही होता था, हम इस बार ही समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर भी थोड़ा आप जैसे अनुभवी विदेश मामलों के जानकार से थोड़ी रोशनी मिले। हैं। तो देखिए हिमांशु जी, गेम तो हमेशा ही होता रहता जी है। जब आपकी क्षमताएं ज्यादा हैं तो आप गेम में ज्यादा आ जाते हैं, इसमें कोई शक की बात जी नहीं। एक तरफ नोट करिएगा, जी हम सारी दुनिया को क्या क्या कह रहे हैं कि हम मल्टी अलाइंड हैं, जी किसी के साथ अलाइंड नहीं है, सबके साथ है, बैलेंस करते हैं। अब असली मुद्दे देखिएगा। पुतिन जी ने हमें फर्टिलाइजर और ऑयल के बारे में कहा, साथ साथ ये भी कहा कि हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो बहुत बढ़ रही है। और आपको पता है कि पहले सारा मुद्दा ये होता था कि भारत की ये रूस के साथ बहुत बढ़िया मिलिट्री रिलेशनशिप है, इस कारण हम प्रो वेस्टर्न लाइन वगैरह नहीं ले पाते। जी टेस्ट क्या देख रहा है? वो कहते हैं दिस इज वेरी गुड, आप मल्टी अलाइन होना चाहिए, आपको बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए। आप इतना ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर और रशिया से क्यों लेते हैं? आपको हमसे भी कुछ से लेना चाहिए। वो भी अपना स्वार्थ देखते हैं। देखिए ये सब खेल है। भारत तो उभरता हुआ भारत, भारत की इकोनॉमी, भारत की एबिलिटीज टू बाय, भारत एज अ मार्केट, ये सब चीजों के बारे में इसमें कोई शक की बात नहीं। दोनों साइड इसमें अपना फायदा देखते हैं, लेकिन हमें अपना फायदा देखना चाहिए, और मेरा ख्याल हम इसको बिल्कुल क्लियरली जो हमें एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम करना चाहिए वो हम करें। पुरी साहब, आपके साथ होने से मुझे सहूलियत यह है कि एक निष्पक्ष रूप से राय मिलने की उम्मीद मैं करता हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा तो वो मोदी जी की प्रशंसा में लगातार झड़ियां बिखेर देंगे, और जब मैं अजय यादव कुमार जी के पास में जाऊंगा तो तय है कि वो आलोचनाओं के स्वर निकालेंगे। पर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भारत की जो स्थिति है, पहले भी इतनी ही मजबूत थी, पहले भी हमें ऐसा ही महत्व मिलता था, या मोदी जी के आने के बाद बदल गया है? इतिहास के पन्नों में पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि आज़ादी के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को भी बड़ा सराहा जाता था। गुटनिरपेक्ष जैसी नीति एक गुलामी से निकले हुए देश ने पूरी दुनिया को दे दी। तो थोड़ा आप इस दृष्टि से हमें बताइए कि ऐसा भारत शुरू से रहा है या अब ही भारत का ये सिलसिला? तो हिमांशु जी देखिए, जो 1950 का डेकेड है, जी उस समय तो डीकॉलोनाइजेशन इस किस्म के मुद्दे बहुत थे, और हम उसके लीडर थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने स्टार्ट की, तो हमारा एक किस्म का महत्व था। लेकिन फिर मानना पड़ेगा कि 20-30 वर्ष हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खास बहुत अच्छी नहीं रही। चाहे 71 हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, उससे मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली हमारी सिचुएशन काफी चेंज हुई। उसके बाद 1998
इकोनॉमिक जो 1998 का जो परमाणु टेस्ट है उसके बाद भी हमारी सिचुएशन बढ़ी। लेकिन आप ये तो मानिएगा कि 2000 के बाद जब ये गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने सारी दुनिया को बताया कि 4 बड़ी उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, चाइना, रशिया, इंडिया और ब्राजील, जी उसके बाद हमारी ग्लोबल छवि बिल्कुल बढ़ने लग पड़ी। 2008 से हम लोग G20 के मेंबर बन गए। तो देखिए ये तो चल रहा है, ये तो डायरेक्शनल मूव उससे बढ़िया हो रही है। और वो 2008 में हम G20 के मेंबर बने, 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और अगले 8 साल उन्होंने चलाया। तो ये डायरेक्शनल मूव है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को उसका फायदा मिलता है। बट क्यों नहीं, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल इन दी अपस्विंग डायरेक्शन में और वो ऊपर बढ़ रही। तो ये 5 ट्रिलियन ऐसा नहीं कि इसी कारण होगा, ये तो वैसे ही होना चाहिए। जी लेकिन डेमोग्राफी का हमें फायदा है, ग्लोबलाइजेशन का हमें फायदा, और हम इस फायदे का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। जब रशियन प्रेसिडेंट मेक इन इंडिया वगैरह की बात करते हैं तो वो किस बात के बारे में बात करते हैं? वो जी कहते हैं आप रशियन टेक्नोलॉजी दीजिए, उसको भी बनाइए वहां पर। जी पहले याद है कि जितने भी हमारे आर्मामेंट्स बनते थे, मिग एयरक्राफ्ट, सुखोई एयरक्राफ्ट वगैरह, रशियन लेके जाते थे। कल आपने खबर सुनी होगी कि टाटा जो है एयरबस एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रहे हैं। जी तो स्वार्थ तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हम इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा मैटर ऑफ इंटरेस्ट है हर एक कंट्रीज के लिए, रूस के लिए भी। तो ये जो हमारा बैलेंस्ड पोजीशन है, इसको दोनों साइड्स वुड लाइक इट टू बेनिफिट देम। क्योंकि ये तो लोग सब जानते हैं कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि वो अपनी ही रणनीति लेगा, अपना ही बैलेंस रहेगा, एक के पीछे तो नहीं। लेकिन इसमें से क्या आपको फायदा मिल सकता है, क्यों नहीं लिया जाए? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, हमारी ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ रही है, और ये बढ़ती जा रही है, ये ये बढ़ती इसका ही फायदा जा रही है। उठाना। मंजीपुरी साहब कह रहे हैं एक अच्छी बुनियाद हमें मिली और मोदी जी ने उसे और आगे बढ़ाने का काम किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करे, ये सवाल है। दुनिया में मोदी की जय जयकार हो रही है, मैक्रो भी बोल रहे हैं, जो बाइडेन भी बोल रहे हैं, पुतिन भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल बता रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। क्या करें अजय उपाध्याय जी, किसकी बात में भरोसा करें? ये दुनिया के जो देश बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, इनकी बात पर एतबार करें, या राहुल जी की बात माने, सोनिया जी की बात माने, खड़गे जी की बात माने, या डॉक्टर अजय उपाध्याय जी की बात माने? बड़े उलझन है, थोड़ा उलझन को सुलझाइए ना हमें। डॉक्टर साहब, भारत की पहचान, भारत की प्रशंसा, भारत की जो ताकत है वो विश्व रिकॉग्नाइज करता रहा है, करता रहेगा, आज भी कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और पहली बार नहीं हुआ है। ये चाहे हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तब भी याद कीजिएगा, जब यूनाइटेड नेशन में हमारी उपस्थिति हुई 1945 में, भारत स्वतंत्र था, लेकिन भारत की ताकत को लोग समझते थे। उसके बाद से तो लगातार ऐसे ऐसे दौड़ आए हैं, चाहे वो कोरियन क्राइसिस की बात हो, पंडित नेहरू के नेतृत्व में वो क्राइसिस को हम लोगों ने कैसे रिजॉल्व किया, कई कई युद्ध हमने लड़े, उन युद्ध में विश्व की ताकतों को किस तरह से हमें देखने का नजरिया उनको पैदा हुआ। फिर 71 का युद्ध तो सबको पता है, न्यूक्लियर इंडिया हुए हम, न्यूक्लियराइजेशन एक दिन का प्रोसेस नहीं था। ये सारी ताकत, इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य भी एक बड़ा मैटर है। जिस तरह से आज विश्व जिस मुहाने पर खड़ा है, जी कहीं ना कहीं हिंसा के मुहाने पर खड़ा है, और उसमें भारत की जो पहचान रही है परंपरागत ढंग से, वो भारत एक शांति प्रिय देश, वैश्विक शांति को स्थापित करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो पहचान भी वर्षों से निरंतर भारत को मिली, उसके कारण भारत की प्रशंसा होनी चाहिए। और भारत की प्रशंसा से न कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है, न पूर्व राजदूत महोदय हैं उनको आपत्ति होगी, इस पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं है, न अजय उपाध्याय को कोई आपत्ति है। सच तो यह है कि पुतिन साहब ने जो प्रशंसा की है, मोदी जी की प्रशंसा, और जो जो बातें उन्होंने रखी है उसमें, उन मुद्दों पर एक चर्चा जरूर आप बनता है, और आप उसको चर्चा को आपने आप आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपकी भी प्रशंसा करता हूं। जी इससे पहले जब भी चाहे इंदिरा जी की प्रशंसा हुई हो, मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा हुई हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रशंसा हुई हो, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई मीडिया कभी आज तक इस पर कोई ऐसा डिबेट नहीं किया। उसको कूटनीति का एक सामान्य मुद्दा माना जाता था, क्योंकि उसमें किसी का कोई एजेंडा निहित नहीं था, देश का एजेंडा था, और इसलिए वो एक खबर बनती थी और बात खत्म हो जाती थी।
न ये पूर्व राजदूत बैठते थे, न समाजवादी चिंतक बैठते थे, न प्रेम जी, न नंद कुमार सहाय जी बैठते थे, न अजय उपाध्याय बैठते थे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती थी, सच यही है। अब बात आई है, बड़ा तथ्यात्मक ढंग से पूर्व राजदूत महोदय ने कही है, पुरी साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। भारत कहां है खड़ा आज? सुरक्षा परिषद में हम हैं, G20 का मेंबर बनने वाले हैं, ऊर्जा की जो कूटनीति चल रही है उसमें भारत सबसे बड़ा मार्केट है। भारत के और रूस का जो पुराना संबंध है, और अभी रूस कहां फंसा हुआ है, रूस को हमारी क्या जरूरत है, ये सारे डायमेंशन जब आप देखेंगे तो रूस की मजबूरी भी है और हमारी ये जरूरी भी है कि उसे हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। और कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र की प्रशंसा ही करता है, इन परिस्थितियों में बुराई नहीं करता है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब भी भारत की प्रशंसा हो या देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा होगी, हम भी उसमें खड़े हैं साथ में, हम कभी उसके विरोध में नहीं आते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का अरे कैसी बातें कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी? मेक इन इंडिया की प्रशंसा पुतिन जी कर रहे हैं और आप लोग तब से मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते आ रहे हैं। ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना, थोड़ी ईमानदारी से बात करिए। हम पुतिन जी की प्रशंसा के साथ में हैं तो फिर मानिए कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया योजना बड़ी कमाल की है। पुतिन जी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी तारीफ करती है। हम तो यहाँ जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हैं कहाँ है मेक इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया। अब पुतिन जी ने कहा तो आप भी बोलने लगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीजिए 10 सेकंड लीजिए, पुतिन जी भारत की प्रशंसा करेंगे, भारत हमारा शान है, भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी कर्मभूमि है। भारत की प्रशंसा हमारा शत्रु देश भी कोई करेगा, वो तो मित्र देश है, हम उसकी प्रशंसा को सहर्ष स्वीकारेंगे, ये हमारे कल्चर में भी संस्कृति में भी है। अब बात आती है वास्तविक विश्लेषण की, तो वास्तविक विश्लेषण जो है पूर्व राजदूत महोदय ने भी किया, और जब मुद्दों पर बात आएगी कि किन मुद्दों पर हम कहां खड़े हैं तो उसका विश्लेषण होगा। लेकिन हम पुतिन के पीछे छुप करके देश की जो विफलता सरकार की है, देश की नहीं सरकार की, उस पर क्या हम डिस्कशन नहीं करना चाहिए? कहां स्टैंड अप इंडिया है, कहां मेक इन इंडिया का क्या क्या हो रहा है, इसका चर्चा तो होगी। स्किल इंडिया का एक बड़ा लंबा दौर चला था, क्या हुआ स्किल इंडिया में? उज्ज्वला योजना कहां है खड़ा? विदेश में बेरोजगारी और महंगाई कहां खत्म हो गई? कहां पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो गया? ये चर्चा तो होगी। ये चर्चा एक हम ये भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है और हमारा ये ड्यूटी बनता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, पुतिन जी ने प्रशंसा की तो उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं। एक देशभक्त नागरिक होने के नाते वह देश की प्रशंसा के साथ खड़े हैं, मोदी जी के भी साथ खड़े हैं, लेकिन साथ साथ अपनी बात भी कह रहे हैं। तो नंद कुमार साई जी मेरे साथ में, नंद कुमार साई जी, ये कैसा कमाल है कि देश के अंदर बैठे हुए लोग महसूस करते हैं कि सरकार की नीतियां अच्छी नहीं है, पर आपका मैनेजमेंट किस तरीके का है कि दुनिया के तमाम देशों के प्रमुख कह रहे हैं कि भारत की नीतियां बहुत अच्छी है, भारत का काम बहुत अच्छा है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नेतृत्व बहुत अच्छा है। ये दोनों चीजों में विरोधाभास नहीं समझ पा रहा मैं, थोड़ा समझाएंगे? ये भारत है जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं जी, हम लोग भी देख रहे हैं, आप सब लोग बीच बीच में समझाते रहते हैं मानसी जी। आपको मैं एकदम बहुत छोटी बातों को बताना चाहता हूँ। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पुतिन जी ने प्रशंसा कर दी है, बहुत अच्छी बात है, उनकी सारे हेतु पर चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन आपने सुना होगा एक जमाना था, मैं जरा उनके कामों को पीछे ले जाना चाहता हूँ आपके साथ जी। आप पहले जो रात को महिलाएं अगर शौचालय जाएं तो बड़ी संकट में रहती थी जी। ये प्रधानमंत्री पहली बार आए, उन्होंने कहा कि शासकीय तौर पर सब जगह शौचालय बनाए जाएंगे जी। और खास करके महिलाओं की दृष्टि से इतना उपयोगी वो निर्णय हुआ था। महिलाएं खाना बनाती थी तो आप समझ लीजिए कि वो लकड़ी को फूंकते फूंकते आंसू और आंख खराब होती थी जी। गैस सिलेंडर का सबको उन्होंने योजना यहाँ पर दिया और बहुत सारी बातें वो गरीब लोगों की दृष्टि से बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को दिया। अभी आपको बता दूं मैं, जनजाति वर्ग का जो 12 ग्रुप है उनका सामान्य एक माने मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा था जी। प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके उन सारी त्रुटियों को ठीक करके 12 जो जातियां थी उनको कहा कि इनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आम लोगों की दृष्टि से देश में प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा
माने अपने सारे माने विरोधी मित्र लोग भी कर रहे हैं और सारे लोग भी करें तो अच्छी बात है। कुछ कमी बेसी को देश में चर्चा के उनके नोटिस में लाना आवश्यक भी रहता है, क्योंकि विरोधी दल जो है वो एक तरह से मार्गदर्शक का भी काम करता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से संपूर्ण दुनिया में उसकी तारीफ होनी चाहिए और हो रही है। पुतिन जी कर रहे हैं और बाकी दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये राष्ट्र के लिए भी गौरव की बात है। बहुत सारी बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तारीफ हुई है, तो जिस विषय को आपने चर्चा में लाया है, वो निश्चित रूप से भारतवर्ष को इसके बने वास्तविक जो स्वरूप है और जो देश कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और सबको साथ लेकर के चलने की बात कही, और हम गुट निरपेक्ष पर आगे से ही हम चल रहे हैं, किसी गुट में नहीं है। लेकिन कहीं पर भी किसी बात को अगर वो आवश्यक है, जायज है, तो उसको कहने में भी संकोच नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जो पुतिन जी ने भारत की तारीफ की है, भारत की प्रशंसा की है, वो निश्चित रूप से भारत उसका हकदार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बातें हो रही हैं, आगे बढ़ रही है, ये देश और ऊपर उठेगा, इसकी ये शुरुआत हुई है। मैं ऐसा मानता हूं, आगे और बहुत कुछ होना है। नंद कुमार साहब जी, एक बात बताइए, पुतिन जी ने मोदी जी की तारीफ की, वर्तमान भारत की तारीफ की, पर अतीत के भारत की भी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने बताया कि भारत शुरू से ही बहुत अच्छा करता हुआ आ रहा है। उस बढ़ाई के साथ है कि नहीं है? क्या इधर तो आप तारीफ के संदर्भ में मुग्ध हो रहे हैं, पर उन्होंने अतीत के संदर्भ में भी बड़ी सराहना की है। उसमें नंद कुमार साहब जी कहाँ है? क्योंकि आपकी सरकार तो बता दी है, पहले वाली सरकारों ने काम नहीं किया। वो हमारे कानून मंत्री है किरण रिजिजू जी, वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समीक्षा करने का काम आजकल कर रहे हैं। 5 बड़ी गलतियां बता रहे हैं। जिन नेहरू को पूरी दुनिया ने सम्मान दिया, उनका अपमान इस देश में कैसे किया जा सकता है, इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके मंत्री। इस पर भी कुछ कहेंगे क्या आप? देखिए, ये जो राजनीति है आंतरिक, इसमें हमारे मंत्रीगण कुछ बातें सामने लाते होंगे, लेकिन मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। ये देश जो है हमेशा से संपूर्ण दुनिया में अच्छा काम करने का अधिकारी रहा है और उसका अभ्यास में रहा है जी। हम किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किए, किसी देश के खिलाफ नहीं बोले, किसी देश को कुछ नहीं किए। रूस हमारे साथ में बराबर साथ में चलता रहा है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से जो बातें यहाँ आ रही हैं जी, पुराने बातों को, कुछ बातों को निकाला जा रहा है। संभव है कि वो राजनीतिक दृष्टि से किसी दल के साथ में उसको जोड़ने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भूतकाल में भी जी, जब जब ये देश आजादी मिली, उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने और उसमें बहुत सारी कमियां रही होंगी, उस विषय को लेकर के आगे चले, लेकिन देश को उन्होंने भी अपने पीरियड में संभाला है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मैं समझता हूं राजनीतिक जो दृष्टियां हैं, दलों की जो बातें हैं, वो उसमें कुछ बातें इस तरह से हो सकती हैं, लेकिन संपूर्ण देश को दुनिया में स्थापित करने में जो भूतकाल में हमारा भारत रहा है, उसके जो लीडर रहे हैं, उसका जो नेतृत्व रहा है, वो भी उसमें सहयोगी है। तो नंद कुमार साहब जी अपनी राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए इस बात को मानने के लिए तैयार है कि पंडित नेहरू का भी इस देश को बनाने में बड़ा योगदान रहा है। दिक्कत यह कि आंतरिक राजनीति की बात होती है तो हम दल हित को देश हित पे प्राथमिकता दे देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर जब होते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि देश हित सबसे बड़ा है। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुझे जाना तो है रघु ठाकुर जी के पास, पर कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसलिए मैं रुक कर रहा हूं प्रेम कुमार जी के पास। और प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? क्या व्लादिमीर पुतिन की इन टिप्पणियों से रूस को फायदा होने वाला है, पुतिन को फायदा होने वाला है, या उनके फायदे का तो पता नहीं है, पर इस देश में मौजूद सरकार को और इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्याप्त फायदा होने जा रहा है? थोड़ा इस पर कुछ कहेंगे बतौर पत्रकार? जी हिमांशु जी, एक ऐसी कूटनीति की एक व्यवस्था भी होती है जी। और व्यवस्था ऐसी होती है कि एक युद्ध प्रेमी, युद्ध उन्मादी राष्ट्रपति को हम युद्ध उन्मादी नहीं कह पाते जी। यह भी होता है। गलत को गलत भी नहीं कह पाते। हम युद्ध के खिलाफ तो हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमला को गलत नहीं ठहरा पाते हैं।
जी ये भी एक कूटनीतिक जरूरत भी है और स्थिति भी है। अब राष्ट्रपति, पुतिन के राष्ट्रपति अगर कहें कि हम भारत के प्रधानमंत्री अपने देश के राष्ट्रभक्त हैं, जी अब बताइए इस सर्टिफिकेट पर की जरूरत है क्या? रूस के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को देशभक्त हैं ऐसा सर्टिफिकेट देंगे तभी वो देशभक्त होंगे। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं देशभक्त हैं। और प्रेम कुमार जी, आपको नहीं लगता है कि प्रेम कुमार जी, आपको नहीं लगता है ये सर्टिफिकेट बड़ा महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा जाहिर किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशभक्त नहीं है। देशभक्ति का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे वातावरण के तो आप साक्षी हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निष्ठाएं कहीं और हैं, देश हितों के साथ में समझौता करने की कांग्रेस की लंबी परंपरा है, यही तो वर्तमान में बताया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में ये सर्टिफिकेट रूस से आना बड़ा महत्वपूर्ण है? ये इसका जवाब तो हिमांशु जी, नंद कुमार जी बढ़िया से देंगे कि उनको कितनी आवश्यकता है इस सर्टिफिकेट की, क्योंकि इस देश में संघ है, बीजेपी है, इनसे बड़ा देशभक्त तो कोई है ही नहीं जी। ये भाई पैरेलल ही नहीं है। कांग्रेस तो आप बता ही रहे हैं, वो तो देश विरोधी पार्टी है जी। तो इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता रूस के राष्ट्रपति से है क्या वास्तव में? इस पर गर्व करना चाहिए क्या? यही तो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ जी कि ये क्या गर्व करने की बात है? जी। दूसरी बात है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, इसलिए वो भारत की प्रशंसा कर रहे हैं जी। ये दुनिया का लोकतांत्रिक देश भारत आज हुआ है क्या? जी। और उनके कहने से हुआ है क्या? सोवियत संघ से हमारी जो दोस्ती रही है वो लोग डेमोक्रेसी उसका मूल आधार रहा है और उस पर हमला करने का काम आज रूसी राष्ट्रपति कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के कितने बड़े वाहक हैं वो हम जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद डेमोक्रेसी का दुश्मन हो, उससे हम डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट लेके खुश होंगे क्या? ये एक प्रश्न। ये बातें, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये इससे पता चलता है कि किसी किस्म की विवशता, जो मंजीव पुरी जी ने कही कि एक डिप्लोमेसी की विवशता होती है और पुतिन को चाहिए हमारा साथ जी। आज के वक्त में रूस को चाहिए हिंदुस्तान का साथ। तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है क्या प्रेम कुमार जी? हम तो अतीत में इस एहसास के साथ ही बड़े हुए हैं कि हमें रूस का साथ चाहिए। अब ये बदलता वक्त है जिसमें रूस जैसा देश भारत के साथ का तलबगार है, क्या ये अपने आप में गर्व का विषय नहीं है? क्या ये बदली हुई परिस्थिति नहीं है? एक सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, स्वतंत्र विदेश नीति के संदर्भ में पश्चिम के तमाम देश दबाव बना रहे थे कि आप तेल ना खरीदे रूस से। हमने दम दिखाया, खरीद रहे हैं। फर्टिलाइजर हम खरीद रहे हैं, अपने फैसले हम खुद ले रहे हैं। अतीत ऐसा नहीं रहा है, ये तो आप मानेंगे। हम कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में अन्य देशों या परिस्थितियों के दबाव में रहते थे। क्या कहते हैं आप? क्या ये बदलाव सराहना योग्य नहीं है? क्या ये एक दमदार विदेश नीति का तौर पर हमारी भूमिका को जाहिर नहीं करता है? निश्चित रूप से मैं पहली प्रश्न पर आता हूं कि जो हमारा अतीत है वो हमेशा से इस रूप में रहा है विदेश नीति के मामले में कि हम स्वतंत्र, गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता ऐसा नहीं कि हम प्रो सोवियत संघ रहे और सोवियत संघ की ओर हमेशा उम्मीद भरी नजरों से देखते रहे। इसके बावजूद हम गुट निरपेक्षता के वाहक रहे। हमने खुलकर कहा कि हम गुट निरपेक्ष हैं। तो इस बात और इस वजह से दुनिया में हमारी पहचान बनी और हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति विकसित हुई। आज जरूर जो स्वतंत्र नीति है, गुट नॉन अलायंस जो हमारा सार था विदेश नीति का, वो मल्टी अलायंस में तब्दील होता जा रहा है। मंजीव पुरी जी ने सही इशारा किया, समझाया, मल्टी अलायंस में बदल रहा है। हालांकि वो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता में जैसे होता है तटस्थता और इंक्लूसिव होकर के धर्मनिरपेक्षता, वही वाली बात यहाँ भी आ जाती है। सभी धर्मों को मानते हुए हम धर्मनिरपेक्ष हैं या धर्मों से बिल्कुल अलग तटस्थ होकर के धर्मनिरपेक्ष हैं? तो आज हम सभी मल्टी अलायंस बना करके तटस्थ हैं, इस नीति पर आगे बढ़े हैं। पहले हम तटस्थ अलग किस्म से हुआ करते थे, लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि रूस के संदर्भ में कि अमेरिकी दबाव के बावजूद हम रूस के साथ में व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, रक्षा सौदे कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हम ईरान के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हथियार खरीदें
तो वो तारीफ हमारी नहीं करेंगे तो कौन तो करेगा? कौन करेगा, ये कहना है प्रेम कुमार जी का। लेकिन प्रेम कुमार जी ने कई सारे मुद्दे उठा दिए हैं, पर इन मुद्दों के बीच में मेरे साथ में बेहद विचारवान राजनीतिज्ञ रघु ठाकुर जी हैं। रघु ठाकुर जी इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं, एक समाजवादी चिंतक इस घटनाक्रम के संदर्भ में क्या नजरिया रखता है, जानने में हम सबकी ही दिलचस्पी होनी चाहिए। रघु ठाकुर जी, आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम में क्या आपको केवल पुतिन का स्वार्थ दिखाई देता है, या भारत का इकबाल, भारत की दमदारी, नरेंद्र मोदी का एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरना, यह सब भी दिखाई देता है? या आप भी बाकी नेताओं के साथ हैं, विपक्षी नेताओं के, उभर भी रहे हैं तो भी हमें देखना नहीं है? जी रघु जी। रघु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं वापस मंजीपुरी साहब के पास चलता हूं। मंजीपुरी साहब, प्रेम कुमार जी जानना चाहते हैं, भारत को सर्टिफिकेट चाहिए अपने प्रधानमंत्री के देशभक्त होने का पुतिन से, यह सवाल उन्होंने उठाया है। उनका कहना तो था कि मैं नंद कुमार साई जी से इसका उत्तर लूं, पर मुझे लगता है विदेश मामलों के विशेषज्ञ तो आप हैं, तो इसका उत्तर आपसे क्यों नहीं लूं? क्या ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है, और रहती है तो क्यों रहती है? सॉरी जी। हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, अ, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही कि हमें तो ये लोग कहते थे कि हमें रूस की नीड है, रूस को हमारी नीड होने लग पड़ी। देखिए, जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति बेटर होने लगी, अब ये भी नोट करिएगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ा देश बनने वाले हैं एक आध साल। हमारी मार्केट का साइज बड़ा होगा, हमारी एबिलिटीज बहुत बड़ी होंगी, तो इंटरडिपेंडेंस, ये सब चीजें, जो अमेरिका है उसको भी इंटरेस्ट है इंडियन मार्केट, जी। सिर्फ हमें ही नहीं उनके लिए इंटरेस्ट, ये मल्टी डायमेंशनल साइड से रहता है। बिल्कुल। एक मैं छोटी सी चीज आपको कहूं कि यहाँ प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छा एक बात की, मल्टी अलाइनमेंट और नॉन अलाइंड के बारे में। आजकल तो हम नॉन अलाइंड वर्ड ही नहीं यूज करना चाहते, जी। लेकिन दोनों पहलू एक ही चीज के, शायद लगता तो ऐसे ही है। देखिए, लेट मी एक आपको इंटरेस्टिंग था मैं पॉइंट, जी। जब हम ये सैंक्शंस की बात करते हैं, तो हमने ईरान के साथ भी ट्रेड किया, चाहे वहां पर सैंक्शंस थी, बड़ा मुश्किल था वहां ट्रेड करना क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट सैंक्शंस थी, ऑयल डॉलर में इंपोर्ट होता है। बहुत अदर रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस रही हैं, जो हमें चीज चाहिए थी हमने जरूर दी है। तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, और कुछ और भी बड़े कंट्रीज हैं जो अपनी नीति के लिए करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, हम तो वो सैंक्शंस एम्प्लॉय करेंगे जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस है, यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं करेंगे। तो इसका थोड़ा बहुत हमें कॉस्ट भी देना पड़ता है, लेकिन ये हमारी नीति हमेशा रही है और आज भी रही। दूसरी चीज, मैंने जैसे आपको पिछली बार कहा, जी। जो हम नॉन अलाइनमेंट या मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो अमेरिकन खासकर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो ये भी देखता है कि दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर आप हर चीज में बैलेंस्ड हैं, तो इस चीज में उनकी तरफ आपका झुकाव है, तो आप हमसे भी कुछ खरीदिए, और काफी हद में खरीदिएगा। हम कोई छोटे बायर्स नहीं है, हम दुनिया में अमंग द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन और आर्मामेंट्स की, तो उन्हें भी अपना स्वार्थ इसमें नजर आता। तो देखिए, परिस्थिति जो भी हो, देश तो अपना स्वार्थ उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, और यही कूटनीति है। लेकिन मेरा मंजीपुरी साहब एक सवाल आपसे और करने का मन है। तकरीबन 4 दशक से ज्यादा का समय हो गया आपको विदेश मामलों के साथ में डील करते हुए। देश को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अब केवल इस देश के नेता नहीं, बल्कि विश्व के नेता के तौर पर है। आपने तो 4 दशक देखे हुए हैं। इस दावे के संदर्भ में असलियत क्या है? आप जैसा अनुभवी विदेश मामलों का जानकार, इस पर कुछ रोशनी देना। देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं एक बात जी। कि भारत की परिस्थिति दुनिया में बिल्कुल बदल रही है, और बदल रही है कम से कम पिछले 20 साल। जी। और रिकग्निशन, लेट मी पॉइंट आउट टू यू 3-4 बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। 1971 बांग्लादेश, चलिए बहुत समय हो गया, यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग उस समय थे ही नहीं या कुछ नहीं थे जी। उसके बाद क्या हुआ 2000 में, जब हमें एक किस्म की बहुत बड़ी रिकग्निशन मिली, ब्रिक्स कंट्रीज, इमर्जिंग नेशंस, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद G20
G20 का मेंबरशिप और सिविल न्यूक्लियर डील। सही है, ये आप मानेंगे, ये इसको कहते हैं गेम चेंजिंग पॉइंट्स थे हमारी हिस्ट्री। बाकी तो एक्सेलरेशन चल रही है, वी आर बिकमिंग बिगर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से जो वेस्टर्न कंट्रीज का एडवांटेज होता था वो बिल्कुल बराबरी की तरह हो जा रहा है। एक दो साल में जो भी वहां टेक्नोलॉजी आती है आपके पास आ जाती है। चाइना की हमारी से मार्केट इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति मच बेटर है, लेकिन हमारी भी बेटर हो रही है। उसी तरह इंडोनेशिया वगैरह, इसी तरह हम इतनी बड़ी मार्केट बन रहे हैं दुनिया की। सो देर इज ए मेजर इंटरेस्ट ग्रोइंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। और इसमें मुझे कोई शक की बात नहीं कि इसलिए लोग भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा अब के बाद अच्छी तरह देखेंगे, इंटरेस्ट से देखेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ उसमें होता है। हाल ही के दिन में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो उनकी तरफ देखें। मैं पिछले समय के बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, कोई और प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी भी स्थिति ऐसी थी, और आगे के समय में मैं कह नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना कंट्रीब्यूशन जरूर बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट तरीके से किया है। एनर्जेटिक इंटरैक्शंस विद वर्ल्ड लीडर्स मेंटेन किए हैं, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियंस हो, चाइना ऑल्सो इंक्लूडेड, ये सब किया है। तो ये एक जिसको कहते हैं क्रम चल रहा है हमारे देश के लिए, जिसको मैं अगर आपको अंग्रेजी में कहूं, रियलाइजिंग आवर ग्लोब ट्रिस्ट विद ग्लोबल डेस्टिनी। तो कुल मिला के देश बढ़ रहा है मंजीपुरी साहब, इस संदर्भ में बताना चाह रहे हैं। और ये पिछले 8 साल में ही नहीं बल्कि पिछले 2 दशक से सतत चली आ रही प्रक्रिया है। इसलिए दुनिया की मजबूरी है कि वो भारत को महत्व दे, और भारत का नेतृत्व जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको भी महत्व दे। पर साथ ही नरेंद्र मोदी की भी इस बात में कुशलता है कि उन्होंने अपने आप को एक बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है। विश्व के अन्य नेताओं के साथ जिस आत्मविश्वास के साथ वह बात करते हैं, संवाद करते हैं, देश के हितों को रखते हैं, इससे उनकी छवि निश्चित रूप से निखरती है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा रघु ठाकुर जी से उनका नजरिया जानने के संदर्भ में। एक समाजवादी चिंतक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस घटनाक्रम के बीच में सराहना को, भारत की भूमिका को और भारत के प्रधानमंत्री को किस दृष्टि से देखता है? रघु जी। नमस्कार हिमांशु जी। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में काफी सक्रियता बढ़ाई है और दुनिया के अनेक देशों से उनके संबंध सुधरे हैं। परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उस राजनीति में किसी व्यक्ति के कद के लिए उसके निजी संबंधों से नहीं आंका जाता, बल्कि अपने देश के लिए हम क्या हासिल कर सके हैं इससे नापा जाता है। अब हमारे सामने जो देश के सामने जो समस्याएं हैं या जो जरूरतें हैं, उनमें हमको भारत सरकार को या देश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हासिल हुआ है यह हमको देखना पड़ेगा। हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण हैं और उनके निजी संबंध बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए, उनकी माताजी को धोती भी भेंट की, बगैर बुलाए बगैर निमंत्रण के गए। इसके बाद भी क्या उस पड़ोसी देश के रवैये में कुछ सुधार आया या बदलाव आया? हमारा दूसरा क्षेत्र जो चीन से सटा हुआ है, वहाँ पर जो चीन के साथ हमारे तनाव के संबंध हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आया या क्या वहाँ हम कुछ हासिल कर सके? हम जो पुरानी हमारी ज़मीन उनके कब्जे में थी, क्या उसे वापस दे सके? उन्होंने जो बाद में ज़मीन कब्जे में की थी, क्या हम उसको वापस दे सके या क्या हम उसमें कुछ सुधार सके? नेपाल का सवाल आप देखें तो अभी खैर नेपाल का चुनाव रहे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु नेपाल के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के तौर पर हम कुछ विशेष हासिल नहीं कर सके। तो इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि निस्संदेह हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक छवि बनाई है और एक प्रकार से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। परंतु जो दुनिया के संपन्न या ताकतवर देश हैं, इनकी तारीफ या निंदा इससे कभी खुश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के हिसाब से तय करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी की भी तारीफ या निंदा को व्यक्तिगत नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें राष्ट्र के तौर पर क्या हासिल हुआ यह हमें देखना चाहिए। बड़ी सुंदर व्याख्या की है रघु ठाकुर जी ने। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सराहना या निंदा को कभी निजी तौर पर देखना नहीं चाहिए। वो देश अपने हित अहित के अनुसार ही निंदा या प्रशंसा के भाव व्यक्त करते हैं, पर उन्होंने मूलभूत सवाल उठाए हैं। जिस स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना पुतिन कर रहे हैं, उस विदेश नीति के रहते हुए पड़ोसी मुल्कों के साथ हम क्या संबंध बेहतर कर पाए, ये सवाल उठाया है रघु ठाकुर जी ने। नंद कुमार साई जी हमारे साथ हैं। नंद कुमार जी थोड़ी टिप्पणी कीजिए ना, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ कहीं तो कुछ ऐसा हासिल किया होगा जिसे नंद कुमार साई जी हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। देखो क्या कमाल हमने कर रखा है 8 साल के अंदर। बताइए ना नंद कुमार साई जी, विफलता है बाकी लोग गिना रहे हैं, आप सफलता बताएं। देखिए हिमांशु जी, ये सारी समस्याएं चारों तरफ तो हैं जी, ये इसमें, लेकिन हमारे बगल में जो चाइना है जी, वो अपने ढंग से वहाँ जिस तरह से गतिविधि चला रहा है, जी, वहाँ पर हमारे लोग भी वहाँ तैनात हैं। वो गांव में अभी अभी गांव के लोगों को बसाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी वहाँ पर गांव के अपने लोगों को बसाने की कोशिश कर रही है। जी, इसी तरह से अब पाकिस्तान जो है, जो हमारे साथ में जिस तरह की स्थिति में वो पाकिस्तान बना है और वो उसके साथ क्या क्या हुआ है, उस पर भारत ने भी जब उसने ज्यादा परेशानी करके कोशिश की कि भारत से हम डरते नहीं हैं, तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको बताने की कोशिश की गई कि ज्यादा उछलने का मामला नहीं है, लेकिन हम शांति चाहते हैं और हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन ऐसी अगर स्थिति होगी तो उसका उत्तर देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देश हमेशा कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी के साथ में दगाबाजी करने की कभी कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर दुनिया वाले ये समझते हैं ये देश किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया है, अगर उसको हम शांति प्रिय चाहते हैं, विश्व मानवता को प्रेम से रहने की बात कोई देश अगर सिखाता है तो वो भारत है। तो ऐसी स्थिति को बनाए रखना हमारे देश का काम है। लेकिन अगर इसको समझते हैं कि हमारी ये कमजोरी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में पोखरण में जो 5 परमाणु विस्फोट किया गया था, वो केवल इस बात के लिए था कि हम संपूर्ण विश्व को विश्व मानवता, विश्व प्रेम की दृष्टि से देखना चाहते हैं। लेकिन इसको अगर कोई देश ये समझता है कि ये हमारी कमजोरी है, तो उसका जवाब वो विस्फोट के माध्यम तो हम पे एतबार करते नहीं। पड़ोस का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारे संबंध मधुर हों, आज के नहीं अतीत के भी। मोदी जी ने अगर पहल की तो उसको लेकर भी आलोचना है। वो बिना बुलाए प्रधानमंत्री की माता जी को भेंट करने के लिए चले गए पाकिस्तान। भाई कोशिश थी संबंध ठीक हो, प्रयास काम नहीं आए, पर क्या कोशिश भी ना करें। चीन के साथ कोशिश की थी, अहमदाबाद में झूला भी झुलवाए थे, वो कुछ और झुला दिए, क्या करें। पर मैं अजय उपाध्याय जी आगे बस आना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, ये हम बार बार अपने आप में मुग्ध रहते हैं। हम किसी पे हमला नहीं करते, हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, हम तो विश्व शांति का संदेश देते हैं। ये दावे करने के बावजूद भी हमारे पड़ोसियों तक को तो भरोसा नहीं होता। वो चाहते हमें कि दुनिया हम पे भरोसा करे। इसमें आपको अचरज नहीं होता कहाँ कमी है हम में, या कहाँ हम चूक कर रहे हैं कि पड़ोसियों को हम पे भरोसा नहीं आता। देखिए डॉक्टर साहब, पड़ोसियों के साथ जो हमारे विदेश नीति की जो अहमियत है, उसमें कहीं ना कहीं एक दौर था जब बड़ा भाई और छोटा भाई का दौर था। धीरे धीरे जो वैश्विक परिदृश्य बदला 1991 के बाद और जो परिस्थितियां पूरे वैश्विक स्तर पर बदली हैं पोस्ट कोल्ड इरा में, मल्टीपल जो बहुध्रुवीय विश्व आया, उसके कारण बहुत सारी चीजें बदली हैं और साउथ एशिया की भी राजनीति उसमें कहीं ना कहीं चेंज हुई। निश्चित तौर पे उसका असर है। चाइना पाकिस्तान का संदर्भ यदि छोड़ दें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका की जो परिस्थिति थी और बर्मा की जो परिस्थिति थी, कहीं ना कहीं हम उसको एक सामंजस्य के साथ गुजरात डॉक्ट्रिन के तहत हम उसको जोड़ने का प्रयास करते रहे और आगे आकर के हम प्रयास करते रहे कि बड़ा भाई और छोटा भाई का रिलेशन ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीजें उनके मन मस्तिष्क में रही है। जिस तरह की विदेश नीति की यथार्थ जो रियल पॉलिटी है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित से सबके गाइड हो रहे हैं।
और चाइना जिस तरह इंटरफेयर किया है, नो डाउट कहीं ना कहीं नेपाल और को स्पेशली और श्रीलंका को स्पेशली ये विश्व पटल पर है कि कैसे पूरी चीजें बदली हैं इन दौरान पिछले 15-20 वर्षों में। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी सरकार में बदली है जी। हाँ, अब हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी और क्या है, ये मैटर करता है। जैसे नेपाल के संदर्भ में हमारी प्राथमिकता अलग थी, हमने कहीं ना कहीं वहां चूक की है, इस सरकार ने चूक की है, जिसके कारण नेपाल जैसा देश जो सदियों से हमारा मित्र है, वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी का उसमें भी हम शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश का एक संबंध हमारा जिसको हमने स्वतंत्र कराया था, वो भी कहीं ना कहीं आंख दिखाने की स्थिति में आ जाता है। श्रीलंका जो सदियों पुराना हमारा हमने उसको किसी न किसी रूप में अपने साथ रखने का काम किया, उसमें चाइना का भी एक रोल है और हमारी भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक कूटनीतिक क्षमता कम रही, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा जो हमसे दूर है। राष्ट्रीय संबंधों में एक तो है कि आपका आपसी संबंध और एक है वैश्विक स्तर पर भारत कहाँ है। भारत का पारस्परिक अपने पड़ोसियों के साथ संबंध भारत हमेशा प्रयास किया है कि सभी समृद्ध हो, शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जहां ताकत की बात आएगी, जहां क्षमता की बात आएगी, भारत की अपनी साउथ एशिया में एक पकड़ है, एक पहुंच है और इसे चाइना कहीं ना कहीं सदैव परेशान रहा है। और ग्लोबल पावर बनने में जो हमारी पहचान है, ये एक दिन में नहीं बनी है, ये पंडित नेहरू से लेकर के और आज तक का ये दौर है। डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। मैं आखिरी बातचीत के लिए आऊंगा प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन एक बार फिर से मंजीपुरी साहब के पास जाना चाहता हूं। और जो सवाल मेरे डॉक्टर अजय उपाध्याय से थे, वो सवाल मैं मंजीपुरी जी से करना चाहता हूं। हम कितनी अपनी प्रशंसा करेंगे पुरी साहब, पर इस सवाल का उत्तर तो देना होगा ना कि पड़ोसियों का हम पर एतबार क्यों नहीं होता। इसका कोई तो उत्तर दीजिए। आपने शायद म्यूट कर रखा है। हाँ हिमांशु जी, ऐसा है, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता जी। एतबार, ट्रस्ट या डिपेंडेंसी, ये सब दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ट्रस्ट तो पहले भी लोग कोई नहीं करते थे, हर कंट्री जो है वो अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, नेशनल इंटरेस्ट में एक्ट करता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद छोटे कंट्री, लेट्स टेक नेपाल, जो लैंड लॉक्ड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उनकी भी ऑप्शंस बहुत बढ़ गई। आज करीब 25% नेपाल की पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ इंडिया में नहीं, गल्फ में है, यूएसए में, यहाँ वहां पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं, लोग, बहुत चीजें होती रहती। बाकी कंट्रीज की तो बहुत ही परिस्थिति डिफरेंट। मेरा अपना मानना ये है कि ये जो चुनौती का समय है, चैलेंजिंग टाइम्स है वर्ल्ड में, चाइना भी आगे बढ़ रहा है, वो कंट्रीज के लिए भी ऑप्शन ज्यादा है, हमारे लिए जरा चुनौती थोड़ी सी ज्यादा है। वो चुनौती इसलिए ज्यादा है कि इन कंट्रीज के जो आम नागरिक हैं, उनकी एस्पिरेशंस अब ग्लोबल एस्पिरेशंस हो गई और हमारे लिए ये जरा टोटली पूरे पारित करनी बहुत मुश्किल। हम अपने यहाँ भी, ये तो हमें मान जाना चाहिए, हम चाहे दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, पर कैपिटा इनकम वाइज अभी बहुत हमें जाए जी। तो हमारी एबिलिटीज, इनकी ग्रोइंग एस्पिरेशंस, वो नहीं इतनी आसानी से की जा सकती, इसलिए चैलेंजेस रहे। लेकिन टू से कि कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश के साथ देखिएगा, हमने इतने अच्छे वहां पर उनके साथ एग्रीमेंट्स किए, लैंड स्वैप हुआ, कुछ ही साल पुरानी बात ये हुई बिल्कुल वहां पर। सो कई चीजें ऐसी हुई हैं। लेकिन और नेपाल में पहली बार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, वो आधा ऑलरेडी बन गया, 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट, 25, 30, 50 साल से हम लोग लगे हुए, कुछ नहीं हुआ। तो चीजें आगे जरूर बढ़ रही है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग चाहते हैं कि हर चीज आज हमने अनाउंस की कल हो जाना चाहिए, ये नहीं होती, ये दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि इन कंट्रीज में, जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट ये कंट्रीज हमारे लिए ज्यादा अहम है, आज इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ हम ही नहीं, एक है नहीं हमारे पे, और दूसरा हम इनकी एस्पिरेशंस को टोटली अपने आप नहीं मीट कर सकते। पुरी साहब, एक सवाल और, फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति के तहत पड़ोसियों के साथ संबंधों के मामले में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण मंजीपुरी के अनुसार? देखिए, नेबरहुड फर्स्ट ये पॉलिसी थी। प्रधानमंत्री हर एक कंट्री में गए, बहुत एफर्ट्स करते हैं उनके वहां नेताओं के साथ मिलते, लेकिन जैसे मैंने कहा,
ये सिर्फ पर्सनल केमिस्ट्री वगैरह की बात नहीं, ये जो कंट्रीज हैं इनकी भारत के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो उनके इंटरेस्ट की रिलेशनशिप। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और मैं इसमें पाकिस्तान को नहीं बीच में लाना चाहता, जी पाकिस्तान को छोड़ देता हूँ बिल्कुल अलग से, और चाइना को भी बिल्कुल अलग। ये जितने कंट्रीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कोई ये ना हो जाए कि हम आपके साथ जुड़ जाए। तो जब प्रधानमंत्री की जैसे विजिट नेपाल में हुई, बहुत सक्सेसफुल विजिट हुई, लेकिन अगली बात 6 महीने बाद क्यों नहीं हुई? क्या हमने कुछ किया उतने में? नहीं। लेकिन नेपाल के जो अपने बुद्धिजीव है, ये समझ जाइएगा बात, उन्होंने क्या देखा कि भाई ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर भारत की छवि इतनी ज्यादा हो जाए, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी भारत के वीजा भी बनती और किसी के अगेंस्ट नहीं बनती। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये जो पॉइंट है, और साथ साथ उनकी एस्पिरेशनल नीड्स जो है, जो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बढ़ा दी, ये अगर हम दो चीजें मान जाए तो हम भी अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ जो है उनको मोर मेजर करें। बड़े सुंदर तरीके से मंजीपुरी साहब ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमें समझाने की कोशिश की है। मैं आखिरी बातचीत के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में अपने विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री रहता है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सराहना के स्वर सब तरफ से आ रहे हैं, ये विपक्ष की राजनीति को कितना संकट में डालेगा, इस पर बतौर पत्रकार आपका नजरिया जानने में दिलचस्पी है। पूरे अखबार भरे पड़े हैं, बता रहे हैं कि देखो अमेरिका कितनी तारीफ कर रहा है, देखो रूस कितनी तारीफ कर रहा है, देखो फ्रांस भी भारत के गुणगान कर रहा है। आजकल जयशंकर जी की प्रशंसा के संदर्भ में भी बड़े बयान जो है अखबार और चैनल की सुर्खियां बनते हैं। क्या कहते हैं आप, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देश की राजनीति को किस कदर प्रभावित करने वाली है? जी डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो हाउडी मोदी, वो नमस्ते ट्रंप, वो ट्रंप के लिए वोट मांगना जाकर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दो देशों का संबंध किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के रूप में खतरनाक स्तर तक से बढ़ रहा है जी कि अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे तो वो भी खतरनाक है, और रूस का राष्ट्रपति अगर बोले कि मेक इन इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली वाइज है ही, साथ साथ एथिकली वाइज है, और उसके मोटिव अगर इसको घरेलू राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बात बनाना है, तो ये भी कोई शुभ संकेत नहीं है। तो ये घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन को हमेशा हमने गलत माना है। तो जिस लाइन पर, जहां पर ये लाइन टूटती है, वहां खुद बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कि इस प्रशंसा में कहीं कुछ छिपा हुआ तो नहीं है। इस यहाँ पर विपक्ष को भी देखना पड़ेगा। तो ये देश का जब सवाल आएगा तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रवृत्ति बड़ी है, ये मैं साफ तौर पर देख रहा हूं कि रूसी राष्ट्रपति को कोई आवश्यकता नहीं कि घरेलू राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान दे। अगर वो दे रहे हैं तो ये उनके हित में हो सकता है, हिंदुस्तानियों के हित में नहीं हो सकता, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात है घरेलू राजनीति पर इसका असर पड़ता है। ऐसे भी कोई भी बात घटना घटती है तो उस पर विमर्श होता है। बीजेपी के लिए ये अवसर है। अब ये काउंटर विमर्श जब होगा कि एक्चुअल बात क्या है, इस प्रशंसा के मायने क्या है, वो तो हमें नहीं लगता कि कभी सामने आ पाते हैं। वो तो डंका ढोल में ही खत्म हो जाता है कि हमने तारीफ की। मैंने कहा कि भाई रूसी राष्ट्रपति से हमें हमारे प्रधानमंत्री को कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देशभक्त है, ये वैसे ही सत्य है जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हैं देशभक्त। ये अलग बात है कि यही नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा था जब मनमोहन सिंह जी के लिए कि वो गुजरात में चुनाव हराने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर के साजिश रच रहे थे। तब उसके लिए हालांकि माफी मांगनी पड़ी थी राज्यसभा में, लेकिन वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री की अवमानना ही थी। ये भी उदाहरण मौजूद है इस देश जी। तो कुल मिलाकर हम पूरे घटनाक्रम पर जाएं तो समझ में ही आता है आज की चर्चा के बाद कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिनों दिन महत्वपूर्ण हो रही है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इन तारीफों पर मुग्ध नहीं हो जाना है, क्योंकि देश के अंदर अभी भी अपने नागरिकों को समृद्ध करने की दृष्टि से हमें लंबी यात्रा तय करनी है। हमें जैसे मंजीपुरी साहब बता रहे थे कि हम भले ही चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, पर कैपिटल इनकम अर्थात
प्रति व्यक्ति आय जो हिंदुस्तान के संदर्भ में है वो अभी भी दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बहुत कमतर है। तो हमारा सफर बहुत लंबा है, लेकिन उस सफर को तो हम तय करेंगे। पर अगर विश्व राजनीति के मंच पर ऐसे जटिल घटनाक्रम के बीच इस देश को हर ओर से सराहना मिल रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए, जैसा अजय उपाध्याय जी ने भी कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत की ये भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बनकर विश्व पटल पर आएगी, लेकिन साथ साथ अंदरूनी चुनौतियों से उबर पाने में भी ये देश सफल होगा। इस कामना के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। अशफाक उल्लाह खान ने यह शेर लिखा था, महान क्रांतिकारी थे। ये सपना उन्होंने देखा था, वो सपना आज साकार होता हुआ दिखता है, क्योंकि भारत की भूमिका को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति में सराहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की सराहना भारत का सत्तारूढ़ दल ही नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये उपलब्धि है और इस उपलब्धि की सराहना होनी चाहिए और सम्मान भी। इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।